हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 27 ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन, जो कि स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन का लास्ट चैप्टर है। इससे पहले मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 26 करवा दिया था। ये क्वेश्चन है जिस पे सबको डाउट था, तो वो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 27, टू फर्म्स रजन एंड रेखा कॉरपोरेशन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली एंड हैव द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। रेवेन्यूज़ दिया है रजन एंड रेखा का, रेवेन्यूज़ 8 लाख एंड 4 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 6 लाख एंड 2,40,000। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करने से क्या आएगा फ्रेंड्स, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो गया 2 लाख एंड 1,60,000। ओके, ये दे दिया है, नहीं देता तो निकाल सकते थे। देन दिया एक्सपेक्टेड ग्रोथ दिया है, ग्रोथ क्या होता है G, दैट इज 6%, 8%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है 10% एंड 12%। दिस के इज नॉट कॉस्ट ऑफ इक्विटी बट दिस इज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म। ओके, फिर बोला देखो बोथ फर्म्स आर इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब होता है कि कांस्टेंट ग्रोथ, ठीक है, मतलब कि कुछ चेंज नहीं है, नॉर्मल जैसा था वैसा ही है। विथ कैपिटल स्पेंडिंग ऑफसेट बाय डेप्रिसिएशन, नो वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड एंड बोथ द फर्म फेस इट टैक्स रेट ऑफ 40%। अब ये जो आपको दिया है विथ कैपिटल स्पेंडिंग ऑफसेट बाय डेप्रिसिएशन, ये सब चीज़ जो है वो मैं आपको बताऊंगी फॉर्मूला में, इसका मीनिंग क्या है। फाइन, नो वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, वो बोल रहा है कि फर्दर वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए। एंड बोथ द फर्म्स फेस इट टैक्स रेट ऑफ 40%। ओके, टैक्स रेट कितना है बेटा, 40%। उसके बाद दिया कंबाइनिंग द टू फॉर्म्स विल क्रिएट इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन द फॉर्म ऑफ शेयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। आपको पता होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था सोर्स ऑफ सिनर्जी, उसमें बोले थे एक सोर्स होता इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या होता है, जब दोनों फॉर्म मर्ज हो जाते हैं तो उनको फ़ायदा कैसे होता है, उनका जो कॉमन कॉस्ट रहता है वो रिड्यूस हो जाता है। लाइक दोनों फॉर्म का तो पहले अलग अलग हेड ऑफिस मेंटेन कर रहे होंगे, अभी वो लोग एक हेड ऑफिस मेंटेन करेंगे। जो कॉमन कॉस्ट होता है ना वो रिड्यूस हो जाता है, उससे उनको बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि कॉस्ट कमेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, उसको सिनर्जी बेनिफिट बोली जाती है। फाइन, तो यहाँ पे बोला कंबाइनिंग द टू फॉर्म, दोनों फॉर्म को कंबाइन करने के बाद विल क्रिएट इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्रिएट होगा कौन से फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ शेयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट था दोनों फॉर्म का अलग अलग था, रजन एंड रेखा का, अभी वो कॉमन हो जाएगा, तो उनका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है, उनका जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, उससे प्रॉफिट बढ़ेगा। सो दैट इज द सोर्स ऑफ सिनर्जी। फाइन, व्हिच विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम 70% ऑफ रेवेन्यूज टू 65% ऑफ रेवेन्यू। अब ये क्या है 70% एंड 65%, देखिए यहाँ पे आपका जो दिया गया है इनका टोटल रेवेन्यू कितना है, अगर मैं देखूँगी इसका रेवेन्यू है 8, इसका है 4, टोटल कितना है बेटा 12, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 6 एंड 2.4, that is 8.4. So 8.4 is how many percentage of 12? 70%. ओके, अगर आप करोगे 8.4 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100 कितना आएगा 70%। सो नाउ प्रेजेंटली द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 70% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। लेकिन अगर वो दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो उनका जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो कॉमन हो जाएगा, एंड आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 70% ना होके 65% हो जाएगा। मतलब कितना होगा, 12 का 65% अगर आप लोग लोगे इट वुड बी 7.8, 12 इंटू 65% इज 7.8। ठीक है, क्वेश्चन का मीनिंग समझा रही हूँ मैं, सॉल्व नहीं करवा रही हूँ। अगर हमें दोनों फॉर्म को मर्ज कर देते हैं तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 70% से घट के 65% हो जाएगा। तो बेनिफिट कितना हुआ, सिनर्जी बेनिफिट कितना होगा, 5% का सिनर्जी बेनिफिट होगा। ओके, मतलब कि 0.6, 12 का 5% कितना होगा 0.6। तो पहले उनका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था वो 8.4 था, कंबाइंड फॉर्म का कितना हो जाएगा 7.8 अगर सिनर्जी बेनिफिट होती है। ओके, तो ये चीज़ हमको क्वेश्चन में बोला गया है। उसके बाद देखिए क्या बोला, which will reduce the cost of goods sold from 70% of revenues to 65% of revenues, assume that the firm has no debt capital। अब बोल रहा है कि फर्म का जो कैपिटल है उसमें डेप्ट नहीं है। अगर कोई फर्म का कैपिटल में डेप्ट नहीं है तो उसका जो कॉस्ट है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज़ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेप्ट इनटू उसका वेट जो भी है मल्टीप्लाई करते हैं। अगर फर्म में डेप्ट है ही नहीं, डेप्ट फाइनेंस है ही नहीं, ओनली इक्विटी है, तो इक्विटी का जो कॉस्ट है वही फर्म का कॉस्ट है। फाइन,
उसके बाद देखिए क्या बोला, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द टू फॉर्म बिफोर मर्जर। आपको निकालना है फॉर्म का, दोनों फॉर्म का जो भी वैल्यू है, इंडिविजुअल वैल्यू, कंबाइंड वैल्यू बिफोर मर्जर। बिफोर मर्जर मतलब इंडिविजुअल वैल्यू निकालेंगे, तो प्री मर्जर वैल्यू ऑफ टू द फॉर्म रजन एंड रेखा, दोनों का प्री मर्जर वैल्यू निकालना है, एंड द वैल्यू ऑफ द कंबाइंड फॉर्म विथ सिनर्जी इफेक्ट। ठीक है, सिनर्जी इफेक्ट क्या है, 5% का सिनर्जी इफेक्ट है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले 70% ऑफ रेवेन्यू था, अब 65% हो गया। अगर दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो 5% का सिनर्जी बेनिफिट मिल रहा है, 0.6 लाख का आपको सिनर्जी बेनिफिट मिल रहा है। फाइन, तो अभी हमको फॉर्म का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन कहाँ पे आएगा फ्रेंड्स, कॉम्प्लिकेशन ये है, हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो प्रॉफिट बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। हालांकि इलस्ट्रेशन नंबर 26 हमने जो सॉल्व किया वो वैल्यू बेस्ड है और ये भी वैल्यू बेस्ड है, लेकिन ये अलग तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे हमको प्रॉफिट देता है, मार्केट प्राइस पर शेयर देता है, पीई रेशियो रहता है, तो मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर करके वैल्यू निकाल देते हैं फॉर्म का वैल्यू। लेकिन यहाँ पे तो आपको कुछ दिया ही नहीं है, ओनली EBIT दिया है, ग्रोथ दिया है एंड कॉस्ट दिया है। तो यहाँ पे वैल्यू कैसे निकलेगा, आप लोग वैल्यूएशन मॉडल पे एक पढ़े होंगे, फ्री कैश फ्लो टू फॉर्म एंड फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। कैश फ्लो के बेसिस पे फॉर्म का वैल्यू दो तरीके से निकलता है, फ्री कैश फ्लो टू फॉर्म एंड फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उस तरीके से निकालेंगे, लेकिन निकालने से पहले फ्री कैश फ्लो क्या होता है एंड कैसे कैलकुलेट होता है मैं शॉर्टली थोड़ा सा बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, एक होता है फ्री कैश फ्लो टू फॉर्म और एक होता है फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। ठीक है, अभी मैं जो बताने वाली हूँ बताऊँगी फ्री कैश फ्लो टू फॉर्म के बारे में। आप बोलोगे मैम FCF क्या है, फ्री कैश फ्लो टू फॉर्म क्या है। देखिए, कंपनी क्या करता है, कंपनी पैसा कमाता है, कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो क्या करेगा, अपने जो भी डेप्ट होल्डर हैं उनको इंटरेस्ट देगा, जो इक्विटी होल्डर है उनको डिविडेंड पे करेगा। कंपनी पैसा कहाँ से लाता है, देखो सपोज X लिमिटेड है, ठीक है, अभी X लिमिटेड में कौन कौन पैसा लगाता है, एक तो लगाता है इक्विटी होल्डर जो कि शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, और एक होता है डेप्ट होल्डर। ठीक है, इनको हम लोग इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, फ्री कैश फ्लो क्या होता है, कंपनी का अदर एक्सपेंसेस जाने के बाद, क्योंकि कंपनी का सिर्फ ये दोनों एक्सपेंडिचर थोड़ी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका डेप्रिसिएशन है, उसके रॉ मटेरियल्स खरीदेगा, एम्प्लॉयज़ को देगा, लेबर कॉस्ट है, एक्सपेंसेस है, ओवरहेड्स है, तो सारे खर्चा करने के बाद जितना पैसा बचता है, जितना कैश बचता है, इन कैश उसके पास जितना बचता है, इन ऑर्डर टू गिव टू इट्स इक्विटी होल्डर्स एंड टू इट्स डेप्ट होल्डर्स एंड टू इट्स डेप्ट होल्डर, ये चीज़ याद रखो, डेप्ट होल्डर प्लस इक्विटी होल्डर को देने के लिए उसके पास जितना कैश अवेलेबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्री कैश फ्लो टू द फर्म। क्लियर है, वो कैसे निकलता है, देखिए रेवेन्यू मतलब क्या होता है बेटा, सेल्स। ठीक है, सेल्स, कोई कंपनी का सेल्स आया, ठीक है, इससे आप लोग कॉस्ट माइनस कर दो, अब उसको आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड्स बोलो या फिर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट बोलो। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, आपका कॉस्ट जाने के बाद क्या आता है, प्रॉफिट आता है। क्लियर है, जो भी आता है इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको पता होगा, हम लोग जो टैक्स देते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमको अलाउ करता है कि आप लोग डेप्रिसिएशन को एज ए कॉस्ट ले लो एंड डेप्रिसिएशन जाने के बाद आपका जो प्रॉफिट आएगा उस पर आप लोग टैक्स दो। लेकिन डेप्रिसिएशन लेना इज़ नॉट इन कैश एक्सपेंडिचर, वो एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है, तो उसमें हम लोग का कोई कैश फ्लो नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ से पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, जो आता है उसको आप लोग बोलते हैं EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि हमको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है इसीलिए हम लोग प्रॉफिट से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, जो प्रॉफिट बचता है उस पर हम लोग टैक्स देते हैं। ठीक है, EBIT आया, इससे हम लोग क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट माइनस करते हैं, उसके बाद टैक्स माइनस करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्री कैश फ्लो किसके लिए निकालना है, डेब्ट प्लस इक्विटी को जो बचेगा, जो हम देंगे उसको हम लोग बोलेंगे फ्री कैश फ्लो। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली माइनस कर देंगे टैक्स। ठीक है, टैक्स माइनस करने के बाद जो आता है बेटा उसको बोलते हैं नो पैट। ओके, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, नो पेट में हम लोग फिर ये जो डेप्रिसिएशन माइनस किए हैं उसको ऐड कर देंगे क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। फाइन,
इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ये जो आया ये फ्री कैश फ्लो है क्या? इज इट फ्री कैश फ्लो? क्या कंपनी का और कोई खर्चा नहीं है? लाइक वेरिएबल कॉस्ट चला गया, टैक्स चला गया, तो कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, जितना बचेगा वो सारा क्या अपने डेब्ट और शेयर होल्डर्स को दे देगा? अरे वो फ्यूचर ग्रोथ भी तो देखेगा, ठीक है। तो सपोज अगर कंपनी बोल रही है कि नहीं अगले साल के ग्रोथ के लिए मुझे वर्किंग कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, अभी मेरे पास कुछ वर्किंग कैपिटल कम है, मुझे सपोज 50,000 रुपये का और वर्किंग कैपिटल बढ़ाना है, तो वर्किंग कैपिटल बढ़ाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। आप लोग वर्ड सुने होंगे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो अगर वर्किंग कैपिटल बढ़ता है तो हम माइनस करते हैं, घटता है तो ऐड करते हैं, लेकिन रीज़न ये नहीं पता कि क्यों करते हैं, ठीक है। वर्किंग कैपिटल अगर बढ़ रहा है दैट मीन्स हमको और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, हम लोग का कैश फ्लो, कैश का आउटफ्लो होगा, तो हम लोग उसको माइनस करेंगे, और अगर घट रहा है तो प्लस करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग एडजस्ट करेंगे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। क्लियर है? सपोज मैं सोच रही हूँ कि मुझे इस साल वर्किंग कैपिटल और चाहिए, तो एडिशन होगा, तो मैं इसको माइनस कर रही हूँ। क्लियर है? फिर बोला क्या कि मुझे एक नया मशीनरी इंस्टॉल करना है, मेरे को एक नया प्लान चाहिए, मेरे को थोड़ा प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करना है, तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपेक्स। कैपेक्स, ठीक है, ये भी माइनस कर दो। हाँ, अब जो बचा इसको हम लोग बोल सकते हैं फ्री कैश फ्लो टू द फर्म। इट इज़ नॉट टू द इक्विटी, इट इज़ टू द फर्म, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो गया, मेरा वर्किंग कैपिटल जितना चाहिए मेरे को मिल गया, अब जो बचा है आप डेब्ट और सिक्योरिटी होल्डर में इसको बांट दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? इसको बोला जाता है फ्री कैश फ्लो टू द फर्म। समझ में आया बेटा? क्लियर है? अब देखो इसके ऊपर निकालने का बहुत सारे तरीके हैं जो आपको मैं वैल्यूएशन मॉडल में समझा दूंगी, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझो, क्योंकि ये क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है इसीलिए बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने डेप्रिसिएशन को ऐड किया नोपैड में। क्लियर है? अगर मैं ये डेप्रिसिएशन को ये कैपेक्स में एडजस्ट कर दूँ और कैपेक्स से माइनस कर दूँ तो भी तो आपका ट्रीटमेंट सेम हो जाएगा, ठीक है। सपोज नोपैड मेरा है 100 रुपीज़, डेप्रिसिएशन है 10 का, ऐड करने के बाद आ गया 110, वर्किंग कैपिटल चेंजेस सपोज 50 ले लो, ओके, एंड कैपेक्स मैंने लिया 20, ओके, फ्री कैश फ्लो आ रहा है 40। अभी मैं बोल रही हूँ आप डेप्रिसिएशन को यहाँ पे ऐड ना करके इससे माइनस कर दो, ठीक है, तो क्या होगा 100 रहेगा, ये 100 का 100 माइनस ये हो गया 50, बचा 50, अभी -20 है, ठीक है। इससे मैं बोल रही हूँ आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर 20 जाने वाला था, लेकिन डेप्रिसिएशन को एडजस्ट कर दोगे 20 - 10 तो कितना आएगा 10, यहाँ से आप 10 को माइनस करो, फाइन। तो फ्री कैश फ्लो कितना बचा 40, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन करके आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, या फिर डेप्रिसिएशन को यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे कैपेक्स को माइनस कर सकते हो, रिजल्ट विल रिमेन सेम, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्री कैश फ्लो टू द फर्म। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैम ये फ्री कैश फ्लो टू द फर्म से हम लोग वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे, ठीक है। वैल्यू कैसे निकलता है, देखिए, वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू फ्री कैश फ्लो 1, ठीक है, मतलब कि अगले साल का, ठीक है, डिवाइडेड बाय के माइनस जी। इसको कुछ लोग आर भी बोलते हैं। दिस इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म, ओवरऑल फर्म का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। क्लियर है? सो FCF1 क्या होता है, फ्री कैश फ्लो टू द फर्म इंटू 1 + जी, फ्यूचर का ग्रोथ उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इंक्लूडिंग ग्रोथ, डिवाइडेड बाय के माइनस जी। ये होता है आपका वैल्यू ऑफ द फर्म। क्लियर है? अब बोलिए कि मैम आप ये कैपेक्स, वर्किंग कैपिटल ये सब क्यों समझाए। सो कम बैक टू द क्वेश्चन अगेन। देखो यहाँ पे क्या बोला, बोथ फॉर्म्स आर इन स्टेडी स्टेट विथ कैपिटल स्पेंडिंग ऑफसेट बाय डेप्रिसिएशन, मतलब कि आपका जो कैपेक्स था और डेप्रिसिएशन था ना, माइनस करने के बाद वो नील हो जा रहा है, ठीक है, तो उसका कोई भी इफेक्ट कैश फ्लो पे नहीं आ रहा है, वो इनडायरेक्टली वो बताना चाह रहा है। क्लियर है? नो वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, बोल रहा है कि आपको फर्दर कोई भी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड बोथ फॉर्म्स फेस ए टैक्स रेट ऑफ 40%। इसका मतलब आप लोग समझे,
देखिए वो क्या बोला, एक तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं है और बोला आपका जो डेप्रिसिएशन एंड जो कैपेक्स है वो एडजस्ट होके नील हो जा रहा है, ऑफसेट हो जा रहा है एक दूसरे के साथ। मगर मतलब कि आपका डेप्रिसिएशन सपोज 10 था एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आपको 10 करना है, तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस होके वो ऑफसेट हो जा रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे क्लियरली बोल दिया कि इनका कोई भी इम्पैक्ट कैश फ्लो पे नहीं आ रहा है। क्लियर है? तो अब अगर आप ये क्वेश्चन में फ्री कैश फ्लो निकालोगे तो क्या होगा, नॉर्मल EBIT आपको दे दिया है, EBIT से टैक्स माइनस कर दो, नोपेट आ जाएगा एंड वही हो जाएगा आपका क्या, फ्री कैश फ्लो। आप ये मत पूछना कि मैम डेप्रिसिएशन ऐड होता है, चेंजेस इन कैपिटल, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया कि वो लोग ऑफसेट हो जा रहे हैं ना, आपको फर्दर वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? आइए सॉल्व करते हैं। प्री मर्जर वैल्यू पहले निकालने के लिए बोला है, देन पोस्ट मर्जर वैल्यू निकालने के बोला है इंक्लूडिंग सिनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे रजन एंड रेखा दिया है। रजन एंड रेखा बार बार बोलने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ A लिमिटेड एंड B लिमिटेड। ठीक है, A लिमिटेड इज रजन एंड B लिमिटेड इज रेखा, आप लोग ऐसे कंसिडर कर लीजिए। क्लियर है? आपको क्या दिया गया है बेटा, EBIT वैल्यू ऑफ फॉर्म, अभी तो आप प्री मर्जर आराम से निकाल सकते हो। EBIT आपको दे दिया था 2 लाख एंड 1.6 लाख। ठीक है, इसमें से आप लोग डायरेक्टली टैक्स माइनस कर दो। टैक्स कितना था, 40%, तो 2 का 40% कितना, 0.8 एंड इसका 40% कितना, 0.64। क्लियर है? इसका आएगा 1.2, इसका आएगा 0.960। ठीक है, ये आ गया आपका फ्री कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो टू द फर्म। क्लियर है? अभी आप वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू आपको दिया है क्या, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ कितना है 6% एंड 8% एंड के कितना है 10% एंड 12%। क्लियर है? वैल्यू ऑफ द फॉर्म निकाल सकते हो, बहुत इजी है। वैल्यू निकालो, वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी ऐसे निकालेंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए क्या है, FCF1 डिवाइडेड बाय K माइनस जी। क्लियर है? ये भी ऐसे होगा, FCF1 डिवाइडेड बाय K माइनस जी। वैल्यू ऑफ 1 एंड वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी। क्लियर है? देखो FCF1 कैसे निकालेंगे, फ्री कैश फ्लो इंटू 1 प्लस जी 0.6। क्लियर है? 0.066% है। क्लियर है? डिवाइडेड बाई K माइनस जी 0.10 माइनस 0.06। क्लियर है? इसका क्या होगा, FCF कितना है इसका 0.96 इंटू 1 प्लस ग्रोथ कितना है 8% 0.08 डिवाइडेड बाई K माइनस जी 0.12 माइनस 0.08। क्लियर है? इसको सॉल्व करो, 1.2 इंटू 1.06 करो, डायरेक्ट करो, हाँ मैं कर रही हूँ। 1.2 इंटू 1.06 कितना है 1.272 डिवाइडेड बाय 1.04 सॉरी 0.10 माइनस 0.06 दैट इज 0.04। ओके, नाउ 1.272 डिवाइडेड बाय 0.04 कितना आया 31.8 लाख आया। क्लियर है? इसका कितना होगा 0.96 इंटू 1.08 कितना है 1.0368 डिवाइडेड बाय 0.04। क्लियर है? डिवाइडेड बाय 0.04 कितना आया 25.92। क्लियर है? अभी वैल्यू ऑफ ए बी क्या होगा, वैल्यू ऑफ ए बी मतलब वैल्यू ऑफ रजन प्लस रेखा इज इक्वल टू 31.8 प्लस 25.92 लैक्स। ठीक है, कितना होगा प्लस 31.8 इज इक्वल टू 57.72 लैक्स। ठीक है, 57,72,000 रुपीज़ है वैल्यू ऑफ ए बी लिमिटेड प्री मर्जर। अभी देखिए, क्योंकि ये विदाउट सिनर्जी था, अभी देखिए सिनर्जी इफेक्ट आने के बाद फॉर्म का वैल्यू कैसे चेंज होता है। सिचुएशन 2 में क्या बोला, रजन लिमिटेड रेखा लिमिटेड को क्या कर रहा है, एक्वायर कर ले रहा है एंड इनका इफेक्ट क्या था, सिनर्जी क्या हो रहा था, उनका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था
वो 70% ऑफ रेवेन्यू ना रह के 65% ऑफ रेवेन्यू हो जाएगा। ये उनका सिनर्जी इफेक्ट था। अब सिनर्जी इफेक्ट को लेके हमको वैल्यू ऑफ द कंबाइंड फर्म निकालना है। क्लियर है? कैसे निकालने के देखिए, आपको ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, ओके, रजन एंड रेखा, दिस इज रजन, दिस इज रेखा, दिस इज एक्वायरर, दिस इज टारगेट। क्लियर है? इनका रेवेन्यू आपको दिया था, ठीक है, रेवेन्यू कितना था 8 लाख एंड 4 लाख। क्लियर है? ये मैंने क्वेश्चन जब करवाई थी तब भी, जब क्वेश्चन रीड करी थी तभी मैंने समझाया था इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ओके, कंबाइंड रेवेन्यू क्या होगा, ए प्लस बी का पोस्ट मर्जर 12, ठीक है, रेवेन्यू ऑफ ए प्लस रेवेन्यू ऑफ बी, ये चीज़ तो क्लियर है। अभी इसमें से हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे, ठीक है। पहले 70% था, अभी कितना है 65% ऑफ रेवेन्यू। तो 12 इंटू 65% करो, 12 इंटू 65% इज 7.8। क्लियर है? तो कंबाइंड फॉर्म का जो EBIT है, पोस्ट मर्जर EBIT, ठीक है, EBIT के कंबाइंड फॉर्म का मतलब है पोस्ट मर्जर, ठीक है, ये कितना आएगा 4.2। क्लियर है? अभी वैल्यू ऑफ द फर्म हम लोग कैसे निकालेंगे, EBIT 4.2 मिल गया, टैक्स रेट आपको पता है 40%, बूटस्ट्रैप इफेक्ट है 40 था 40 रहेगा, ठीक है, 40% है, तो 4.2 का 40% निकालो 1.68। क्लियर है? तो फ्री कैश फ्लो ऑफ द कंबाइंड फर्म कितना आ गया, -4.2 इज 2.52, ठीक है, लैक्स में है, ठीक है, 2,52,000 आपका आ गया कंबाइंड फॉर्म का फ्री कैश फ्लो। ये है आपका कंबाइंड फॉर्म का। अब देखो कंबाइंड फॉर्म का वैल्यू कैसे निकलेगा, सेम फॉर्मूला, फ्री कैश फ्लो 1 डिवाइडेड बाय के माइनस जी, फॉर्मूला तो यही रहेगा, ठीक है। फ्री कैश फ्लो 1 कैसे निकालेंगे, FCF इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय के माइनस जी, ठीक है। ये फॉर्मूला डाल के हम लोग वैल्यू ऑफ द कंबाइंड फर्म पोस्ट मर्जर निकाल लेंगे। लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज कि मैम ये ग्रोथ रेट क्या होगा एंड ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, ठीक है, यही क्वेश्चन है। बिकॉज हमको रजन एंड रेखा का इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इंडिविजुअल ग्रोथ रेट दिया है। नाउ हमको कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कंबाइंड ग्रोथ रेट चाहिए। अब कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कंबाइंड ग्रोथ रेट कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, हम लोग प्रोपोर्शनेट बेसिस पे निकालेंगे, ठीक है। देखिए ए बी, पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल रही हूँ, ओके। इनका इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना था 10% एंड 12%, ओके। इनका इंडिविजुअल वैल्यू कितना था, इसका था 31.8, इसका था 25.92, ये हम लोग फर्स्ट बिट पे निकाल चुके हैं, ठीक है। एंड कंबाइंड वैल्यू कितना था, कंबाइंड वैल्यू था 57.72। क्लियर है? इतना था। तो अभी हम लोग इसके बेसिस पे प्रोपोर्शनेट करके निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, के ऑफ कंबाइंड फॉर्म, के ऑफ कंबाइंड फॉर्म इज इक्वल टू, इसको प्रोपोर्शनेट ले लो, 31.8 डिवाइडेड बाय 57.72 इंटू 0.10। अभी 0.10 का कंबाइंड फॉर्म में कितना हिस्सा रहेगा, जितना इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू डिवाइडेड बाय कंबाइंड फॉर्म का वैल्यू इंटू दिस कॉस्ट प्लस इसका वैल्यू कितना है 25.92 डिवाइडेड बाय 57.72 इंटू 12% यानी कि 0.12। ये चीज़ क्लियर हुआ? अरे बाबा क्लियर है। देखो टोटल वैल्यू पे मेरा जितना हिस्सा है, टोटल कॉस्ट पे मेरा कॉस्ट का उतना परसेंटेज ले लो। क्लियर है? टोटल वैल्यू पे मेरा कितना हिस्सा है 31.8 डिवाइडेड बाय 57.72। अब 10% मेरा कॉस्ट था, मेरा कॉस्ट का उतना परसेंट ले लो। ठीक है, तो दोनों का प्रोपोर्शनेट करके कंबाइंड फॉर्म का हम लोग कॉस्ट निकालेंगे। सिंपल अरिथमेटिक है। क्लियर है? निकालो वैल्यू। 31.8 डिवाइडेड बाय 57.72 इंटू 0.1 या 0.0551 प्लस इसका भी निकालो, इसका आएगा 0.0539। ओके, सो इट वुड बी 0.109। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.11 और 11%। क्लियर है? ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ द कंबाइंड फॉर्म। ऐसे ही आप लोग निकालो ग्रोथ फॉर द कंबाइंड फॉर्म। देखिए ए का एंड बी का, ए का ग्रोथ कितना था 6%, बी का ग्रोथ कितना था 8%। क्लियर है? वैल्यू के बेसिस पे डिवाइड कर दो।
इसका वैल्यू था 31.8 डिवाइडेड बाय 57.72 इंटू 0.06 प्लस इसका वैल्यू कितना था 25.92 डिवाइडेड बाय 57.72 इंटू 0.08। क्लियर है? इसको आप लोग सॉल्व कर लेना एंड इसका आंसर आएगा 7%। क्लियर है? 6.89 कुछ आएगा तो वो हो जाएगा 7%। क्लियर है? अभी आपको कंबाइंड फॉर्म का के एंड कंबाइंड फॉर्म का जी मिल गया। ओके ना, आप लोग वैल्यू निकाल सकते हो। वैल्यू ऑफ कंबाइंड फॉर्म इज इक्वल टू, इसका फ्री कैश फ्लो कितना आया था 2.52 इंटू 1 प्लस जी 1 प्लस 0.07 जी आया डिवाइडेड बाय के माइनस जी, के कितना आया 11%, 0.11 माइनस 0.07। क्लियर है? इसको सॉल्व करो। 2.52 इंटू 1.07 कितना आ रहा है 2.6964 डिवाइडेड बाय 0.04 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 0.04 67.41। ओके 67,41,000 आएगा आपका आंसर पोस्ट मर्जर वैल्यू ऑफ द कंबाइंड फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये आपका आंसर्स है एंड फ्रैक्शनल डिफरेंस आए हैं। अगर आप कैलसी में पूरा सॉल्व करोगे तो परफेक्ट आंसर आएगा। ओके, आई होप अभी आप लोग का डाउट नहीं होगा, और फिर भी अगर कुछ डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर देना एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय, टेक केयर।